So, hello everyone, welcome to the Practice to Perfection series, lecture number 25. तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस 16 अक्टूबर को अनअकैडमी उत्सव 2025 मनाया जा रहा है, जिसमें अगर आप रजिस्टर करते हो तो काफी कुछ जीतने का मौका आपको मिलेगा। तो ये सरप्राइजेज है, आईफोन्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, ये सब आप जीत सकते हो। तो आप जरूर रजिस्टर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बिगेस्ट ऑफर ऑफ द डे अभी चल रहा है गाइस, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी का 16 मंथ का, 4 मंथ का या 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप प्राइस देखो, कुछ भी नहीं है। 16 मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 9,999 में ही आपको मिल रहा है। तो आप अपनी जर्नी शुरू करो, यूज करो कोड अंकुर073 और अपनी जर्नी गेट एनपीएसयू की मेरे साथ मेरी गाइडेंस में स्टार्ट करो। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना और उसके बाद मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा और साथ ही साथ आपको बता दूंगा कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है गाइस, फ्री लाइव क्लास सेशंस ये चल रहे हैं। आज पहला सेशन है लाइव क्लास का। अगले 3 दिन आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी अनअकैडमी के सभी एजुकेटर्स की तरफ से, ठीक है। एंड IUCL ड्रीम बैच इज सक्सेसफुली रनिंग गाइस। अभी आपको पता ही होगा, प्राइस ड्रॉप हो गया है। आज 15 अक्टूबर है, सिर्फ 15 दिन बाकी है और इन 15 दिनों में आप अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो, ठीक है। तो यूज द कोड अंकुर073 जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर के जाओ। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और आज की शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 के साथ। लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 25 के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। And here is the question number 1 for you. So you can attempt the question in the poll. Which statement correctly explains the significance of the linear relationship in the plot of T by V versus V for filtration experiment? ओके, तो सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग आंसर्स मिले हैं। ऑप्शन ए पे 35.71%, ऑप्शन बी पे भी 35.7% और ऑप्शन डी पे सबसे कम 28.57%। 5 बच्चों ने ए बोला है, 5 बच्चों ने बी और 4 बच्चों ने बोला है डी। ओके, वेरी गुड। सो ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है, द लिनियरिटी इंडिकेट्स दैट फिल्ट्रेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्क्वायर्ड, रिफ्लेक्टिंग यूनिफॉर्म केक compressibility अंडर वेरिंग प्रेशर। Time is proportional to volume squared, but the key utility comes from linear plot of T by B versus V for cake resistance. ऑप्शन ए पढ़ने में तो ठीक ही लग रहा है। आगे बढ़ते बी पर एक बार। द लिनियरिटी confirms constant cake porosity, constant cake porosity। अच्छा, independent of filtration time और accumulated solids। पोरोसिटी की तो ऐसा सच कोई बात नहीं है। एक्चुअली में टी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर था।
हमने क्या किया, टी बाई वी कर दिया, है ना, और टी बाई वी करने से वो एक लीनियर लाइन बन गई। मतलब टी और वी को प्लॉट करने की जगह है, जब हम टी बाई वी और वी को प्लॉट करेंगे तो फिर वो एक लीनियर लाइन की शक्ल लेगा। जो हमारी इक्वेशन होती है दैट इज अल्फा, जो कि स्पेसिफिक एक रेजिस्टेंस है, इनटू एल जो कि हमारी थिकनेस है, नहीं जो डब्ल्यू है दैट इज सॉलिड एडेड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन हो गई, और डिवाइड बाय 2a स्क्वायर इंटू डेल पी। तो ये स्लोप आता है, ये स्लोप हमारा कांस्टेंट होता है। और उसके बाद एक इंटरसेप्ट आता है जिसे हम बी बोलते हैं, जो कि है म्यू आर एम डिवाइडेड बाय ए डेल पी। तो पोरोसिटी की तो यहाँ पर बात नहीं है, और कंफर्म करता है कांस्टेंट के पोरोसिटी, ऐसा नहीं है ना। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। द लिनियरिटी शोज दैट विस्कोसिटी डोमिनेट्स ओवर रेजिस्टेंस, viscosity dominates over resistance, enabling prediction of rate solely from medium properties। विस्कोसिटी डोमिनेट्स ओवर रेजिस्टेंस, ऐसी तो कोई चीज यहाँ पे नहीं है। विस्कोसिटी वाली जो टर्म है वो तो इंटरसेप्ट के पास है, और वो डोमिनेट कर रही है रेजिस्टेंस के ऊपर, ऐसा नहीं है। विस्कोसिटी का रेजिस्टेंस के ऊपर डोमिनेट करना सेंस नहीं बना रहा है यहाँ पे किसी तरह की, मतलब दिस कैन नॉट बी द रीजन कि टी बाई वी वर्सेस वी का जो प्लॉट है वो लीनियर है। ये तो रीजन नहीं हो सकता। The linearity, fourth option है, the linearity arises from the quadratic dependence of resistance on filtrate volume। Quadratic dependence of resistance of filtrate volume, allowing determination of specific एक resistance from the slope। ये वाली लाइन तो ठीक है कि स्लोप की मदद से हम कांस्टेंट स्पेसिफिक एक रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज करेक्ट। हम इसकी मदद से स्पेसिफिक एक रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं। बट जो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस वाला टर्म है ना, जो हमारी फिल्ट्रेशन इक्वेशन के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस वाला टर्म होता है, के पी वी प्लस बी डी टी बाई डी वी स्क्वायर। केक का जो रेजिस्टेंस है और जो केक की थिकनेस है, वो दोनों फिल्ट्रेट के वॉल्यूम के साथ बढ़ती है। केक की थिकनेस बढ़ेगी और केक का थिकनेस रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो वो दोनों फिल्ट्रेट के वॉल्यूम के साथ बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमें डी दिया हुआ है गाइस, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि द लिनियरिटी अराइजेस फ्रॉम द क्वाड्रेटिक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन फिल्ट्रेट वॉल्यूम, अलाउइंग डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्लोप। और इसके रीजन में इन्होंने दिया है कि जो हमारा केक का रेजिस्टेंस है और जो केक की थिकनेस है, वो दोनों फिल्ट्रेट वॉल्यूम के साथ बढ़ती है, और केक के रेजिस्टेंस का क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप होता है, डिपेंडेंस होता है ना। क्वाड्रेटिक डिपेंडेंस होता है रेजिस्टेंस का ऑन फिल्ट्रेट वॉल्यूम। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो फिल्ट्रेट वॉल्यूम के साथ क्वाड्रेटिक डिपेंड करता है, क्वाड्रेटिक वे में डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे और पढ़ना होगा, उसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट आंसर विद एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसका आंसर अब नोट कर लो, डी, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में थोड़ा और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊंगा कि ए बी और सी गलत क्यों है और डी सही क्यों है, ठीक है। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, आप सब डी नोट कर लेना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द
Question number 2. Okay, here is the question number 2, and that comes from the process control. Okay, guys, go for it. What does process dynamics primarily describe in the context of process dynamics and control? So that's an easy question. ये तो काफी इजी क्वेश्चन है. इसका आंसर तो 100% स्टूडेंट्स करेक्ट ही करेंगे. Lata have purchased Gate subscription, and how Lata can be added to my group. लता, आप मुझे अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो. अदरवाइज आप लिंक्डइन पे मुझे मैसेज कर सकते हो. ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको ऐड कर लूंगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों का करेक्ट हो गया. वेरी गुड. आगे बढ़ते गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 3. ये भी काफी आसान क्वेश्चन है गाइस. इसका भी 100% बच्चे सही आंसर करना. 100% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर सही करना. ओनली 35.71%. ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया यार? ये तो बहुत आसान था. Which operating cost factor does not generally affect extraction significantly? कौन सा कॉस्ट फैक्टर है जो एक्सट्रैक्शन को अफेक्ट नहीं करता? सॉल्वेंट का कॉस्ट अफेक्ट करता है? यस. मिक्सिंग का कॉस्ट अफेक्ट करता है? यस. स्टीम फॉर हीटिंग, हीटिंग करने के लिए स्टीम चाहिए, क्या ये इफेक्ट करती है? नहीं, इसका तो कोई काम ही नहीं है. स्टीम फॉर हीटिंग तो इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि स्टीम हमें एक्सट्रैक्शन में चाहिए ही नहीं. इलेक्ट्रिकल पावर इफेक्ट करती है. इलेक्ट्रिकल पावर अगर मैं बात करूं मिक्सिंग की, तो मिक्सिंग में मिक्सर को चलाने के लिए तो पावर चाहिए, है ना. इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत तो है. आप उसे पंपिंग पावर बोल दो, बट पंपिंग को पावर देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं ना कहीं मुझे चाहिए ही, है ना. तो कौन सा ऑपरेटिंग कॉस्ट फैक्टर है जो कि जनरली अफेक्ट नहीं करता एक्सट्रैक्शन को? ऑब्वियसली कूलिंग वाटर भी नहीं करेगा, क्योंकि कूलिंग वाटर का कोई काम ही नहीं, हम किसी चीज को कूल थोड़ी ना करना है ना. तो बी तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा अफेक्ट. इट अफेक्ट्स द एक्सट्रैक्शन सिग्निफिकेंटली. डी ऑप्शन क्लियर नहीं है, बट इफ द इलेक्ट्रिकल पावर इज रिलेटेड टू मिक्सर, तो यस, ये अफेक्ट करेगा. बाकी जहां तक ए और सी की बात है, तो ए और सी तो डेफिनेटली अफेक्ट नहीं होंगे. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए एंड सी. तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ए ऑप्ट किया है या सी ऑप्ट किया है, उनका सही है. बी और डी अगर आपने ऑप्ट किया है तो फिर आपका गलत है. ठीक है, तो द राइट आंसर इज ए एंड सी. दोनों हो सकते हैं इसके राइट आंसर. ठीक है, तो ए वालों का भी सही है, सी वालों का भी सही है, और अगर आपने बी और डी दे दिया तो फिर आपका गलत है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. In process industries, why is feed forward control conceptually integrated with feedback to achieve optimal performance under varying loads?
ओके, तो 92.86% बच्चों ने सही किया, एक को छोड़कर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम काफी बार कर चुके हैं। तो अगर फीड फॉरवर्ड की बात करें तो टू यूज फीड फॉरवर्ड फॉर लोड एंटिसिपेशन, लोड मतलब डिस्टरबेंस, तो डिस्टरबेंस के एंटिसिपेशन के लिए फीड फॉरवर्ड यूज करनी है, एंड फीड बैक यूज करनी है फॉर करेक्टिंग अनमॉडल्ड वेरिएशन, जिसकी मॉडलिंग नहीं की जा सकती, जिसकी आप जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, जिसकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, उनकी वजह से अगर कोई एरर आता है तो उसको टेक केयर करने के लिए फीड बैकवर्ड यूज करनी है, और जिसकी मॉडलिंग हो सकती है उसके लिए फीड फॉरवर्ड यूज करेंगे। तो इससे हमारी स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया बन जाएगी, परफेक्ट बन जाएगी। फीड फॉरवर्ड प्लस फीड बैकवर्ड, अमेजिंग स्ट्रेटेजी गाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, गो फॉर इट। What is the conceptual electrochemical difference in cathode reactions between the mercury cell and the membrane cell in the chloralkali production? डिफरेंस क्या है, कंसेप्चुअल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिफरेंस? ओके, लगभग सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसके एक्सप्लेनेशन में चाहूंगा आप पढ़ो, ताकि आपको काफी कुछ सीखने को मिले। सबसे पहले मरकरी सेल, मरकरी सेल के अंदर जो कैथोड होती है ना, वो होती है लिक्विड मरकरी। सोडियम आयंस रिड्यूस्ड हो जाते हैं सोडियम मेटल में, और यही सोडियम एमलगम के साथ मिलके, मरकरी के साथ मिलके एमलगम बना लेते हैं। एमलगम मतलब एक तरह की सोडियम मरकरी एलॉय, NaHG। ये जो सोडियम एमलगम होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन ए सेपरेट स्टेप, जिसे कि हम डेन्यूडर बोलते हैं या डेन्यूडिंग टावर बोलते हैं। और फिर इसकी मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हमारा मेन प्रोडक्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। Hence, sodium metal does not directly contact water in the cell. सोडियम मेटल का वाटर के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट होता नहीं है, सोडियम एमलगम का होता है, सोडियम का नहीं होता, सोडियम एमलगम का होता है, मिनिमाइजिंग द साइड रिएक्शन। इस वजह से कोई साइड रिएक्शंस यहाँ पे नहीं होती। जबकि मेम्ब्रेन सेल की बात करें तो मेम्ब्रेन सेल में जो कैथोड होती है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे कि निकल। वाटर मोलिक्यूल्स आर डायरेक्टली रिड्यूस्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वाटर मॉलिक्यूल्स को हम रिड्यूस करते हैं, वहां से H बनता है, OH बनता है, H मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं और हमारे पास OH अलग मिल जाते हैं। सोडियम आयंस पास करते हैं थ्रू द सिलेक्टिव मेम्ब्रेन एंड कंबाइन विद दिस हाइड्रोक्साइड आयंस, OH आयन से मिलते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, कहां पर? इन द कैथोड, विदाउट फॉर्मिंग सोडियम मेटल और एमलगम। यहाँ पर भी सोडियम मेटल का बनना या एमलगम का बनना ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हम वाटर मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करते हैं, एच आयंस बनते हैं, OH आयंस बनते हैं, एच आयंस मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, और OH आयंस Na आयन से मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो ऑप्शन ए की बात करें, बोथ यूज वाटर रिडक्शन टू हाइड्रोजन, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन बी, मर्क्यूरी सेल्स फॉर्म सोडियम एमलगम एट द कैथोड, करेक्ट, while membrane cell evolve hydrogen directly from water reduction, that is also correct. C, mercury cell evolve chlorine at the cathode, differing from membrane cell NaOH formation. Again, ये incorrect है. And option D, both amalgam sodium, but membrane uses iron for separation. ऐसा नहीं है, amalgam सिर्फ mercury cell में बनता है, membrane cell में amalgam नहीं बनता है। ठीक है, so that is the correct explanation, guys. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। During the catalytic alkylation of benzene with propylene to produce cumene, what is the primary role of maintaining a high benzene to propylene molar ratio in the feed?
71.43% बच्चों ने बोला है सी। गुड। इसकी भी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एक बार मैं चाहूंगा कि आप पढ़ो। तो अगर हम हाइयर बेंजीन टू प्रोपिलीन मोलर रेशो रखते हैं तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है, क्या होता क्या है इससे? तो ये हेल्प करता है गाइस, किसमें हेल्प करता है? सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ पोली अल्काइलेटेड बाय प्रोडक्ट। जो पोली अल्काइलेटेड बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इसकी साइड रिएक्शंस या बाय प्रोडक्ट्स बनने वाले थे, उन्हें सप्रेस कर देता है। ठीक है। और ये बाय प्रोडक्ट्स अगर बनते ना, तो ये कैटलिस्ट की एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देते और सिलेक्टिविटी को रिड्यूस कर देते, है ना। मतलब क्यूमीन का प्रोडक्शन कम हो जाता और एक्टिव साइट्स ब्लॉक हो जाती। तो अगर मैं बेंजीन टू प्रोपिलीन रेशो हाई रखूंगा तो इससे होता क्या है? पोली अल्काइलेटेड बाय प्रोडक्ट कम बनते हैं और जिनसे कैटलिस्ट की एक्टिव साइट्स बच जाती है और सिलेक्टिविटी रिड्यूस नहीं होती। ऐसा इसीलिए, दिस इज बिकॉज एक्सेस बेंजीन इंश्योर्स दैट प्रोपिलीन रेडली अल्काइलेट्स। एक्सेस बेंजीन ये मेक श्योर करती है कि प्रोपिलीन का प्रॉपर अल्काइलेशन हो। ठीक है। rather than itself polymerizing और forming multiple alkyl substitutions। ठीक है। तो प्रॉपर उसका एल्काइलेशन हो, ना कि प्रोपिलीन का ही पोलीमराइजेशन हो जाए। तो प्रोपिलीन का बेंजीन के साथ हमारा रिएक्शन हो, ना कि प्रोपिलीन का पोलीमराइजेशन हो जाए। तो उस चीज को हम रोकने के लिए एक्सेस बेंजीन का यहाँ पे यूज करते हैं। इसलिए बेंजीन टू प्रोपिलीन मोलर रेशियो हमेशा हाई रखा जाता है इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन। ठीक है। ऑप्शन ए था टू इंक्रीज द कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन। ऑब्वियसली गाइस, हम कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट क्यों करेंगे? तो ऐसा मोलर रेशो हाई रखकर डीएक्टिवेट हो रहा है तो ऐसा तो कभी भी नहीं करेंगे, तो गलत रीजन हो गया। ऑप्शन बी है टू इनहांस प्रोपिलीन पॉलीमराइजेशन। ये भी अनवांटेड है। प्रोपिलीन की पॉलीमराइजेशन हो जाएगी तो फिर क्यूमीन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो प्रोपिलीन की पॉलीमराइजेशन तो एक अनवांटेड रिएक्शन है जो कि हम नहीं होने देना चाहते। इसी वजह से हमने बेंजीन का अमाउंट बढ़ाया था। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी है टू सप्रेस पॉलीअल्काइलेटेड बाय प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन। ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज पॉलीअल्काइलेटेड अगर बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे तो वो कैटलिस्ट के एक्टिव साइट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, उससे सिलेक्टिविटी भी कम हो जाएगी और क्यूमीन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि डी की बात करें तो टू प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीअल्काइलेटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। हम इसको नहीं होने देना चाहते। ठीक है। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है जिसमें कि करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन, टू सप्रेस पॉलीअल्काइलेटेड बाय प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। गो फॉर इट गाइस। ये क्या, सिर्फ दो स्टूडेंट्स का करेक्ट है? ऐसा कैसे हो गया गाइस? और टाइम चाहिए क्या सोल्व करने के लिए? ए व्हीकल परचेस्ड फॉर 2 लाख यूरो, यूरो ही होगा ये, has a 8-year life and 20,000 euro salvage using declining balance with rate 20%. What is a book value at the end of year 4? ठीक है। कोई बात नहीं, अब टाइम ले लो, सोल्व करो, बट सारे सही सोल्व करो। मैं दोबारा से पोल करता हूँ, इस बार टाइम इंक्रीज कर देता हूँ। आप पोल में आंसर करो, लेकिन सोल्व करने के बाद।
हाँ तो आज तो प्रोवाइड कर दिया ना रोबिन, कर तो दिया प्रोवाइड। स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास का एंड होने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आज तो प्रोवाइड हो गया पीडीएफ। कल भी प्रोवाइड कर दूंगा, परसों भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लगातार 3 दिन तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं, चिंता मत करो। कोई बात नहीं, डोंट वरी। सही टाइम आने पर सब मिल जाएगा तुम्हें। बेसिक आइडिया ये है कि P2P सीरीज के लेक्चर्स अटेंड करो, और जो भी तुम्हें सीखने को मिल रहा है, जो भी चीज, वो अपने नोट्स में नोट डाउन करो, ठीक है। सीटी में कुछ सीखने को मिला तो सीटी के नोट्स में लिख लो, मास के नोट्स में सीखने को मिला मास के नोट्स में लिख लो, पीडी के नोट्स में सीखने को मिला पीडी के नोट्स में लिख लो। जो भी चीज जहां पर सीखने को मिल रही है वो वहां पे लिख लो। ओके, तो गाइस क्या आंसर है इसका? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर्विस लाइफ आपको दी हुई है, सैलवेज वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वैल्यू दे रखी है, और डिक्लाइनिंग बैलेंस का रेट भी दे रखा है। आपसे सिंपल सिंपल बुक वैल्यू पूछी है एट द एंड ऑफ ईयर 4। तो क्या होगी गाइस, हम सब जानते हैं ना कि V4 क्या होता है, V0 × 1 - f टू द पावर a। तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर कितनी होगी? 2 लाख इंटू 1 - 0.2 की पावर 4, कितना हो जाएगा? 81,920। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा है क्वेश्चन में। व्हाट इज द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 4? 81,920, अप्लाइंग कांस्टेंट रेट विदाउट सैलवेज एडजस्टमेंट। ठीक है। सैलवेज की एडजस्टमेंट हम ऑब्वियसली करते हैं सर्विस लाइफ के बाद, या फिर अगर मैं सैलवेज की एडजस्टमेंट शुरू में करूंगा ना, तो इसका जो एफ आएगा मेरे पास, वो 20% नहीं आएगा, 25% आएगा। मतलब अगर आप एफ निकालना चाहो यहाँ से, 1 - VS/V0 टू द पावर 1/n सैलवेज की एडजस्टमेंट करके, तो एफ आपका 25% आएगा विद सैलवेज एडजस्टमेंट। और उससे वैल्यू मेरी और कम हो जाएगी, 60,000 समथिंग हो जाएगी, है ना। जैसे ये 65 दे रखी है, इसके आसपास हो जाएगी कुछ, 63,000 समथिंग के आसपास, अगर हम सैलवेज की एडजस्टमेंट कर दे तो मान लो यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है 63,000 समथिंग यूजिंग द कांस्टेंट रेट विद सैलवेज एडजस्टमेंट, तो वो सही हो जाता, फिर वो ज्यादा एक्यूरेट था। बट ऐसा तो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो ये सही हो गया। बाकी 1,02,400 स्विचिंग टू स्ट्रेट आफ्टर 2 years फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ऐसा कुछ गिवन डाटा में तो नहीं है। एंड 1,20,000 डिडक्टिंग सैलवेज प्रोपोर्शनली ईच ईयर, ऐसा कंसेप्चुअली करते नहीं है। हम सैलवेज को प्रोपोर्शनली ईच ईयर तो डिडक्ट नहीं करते। सैलवेज तो वो वैल्यू है जो कि सर्विस लाइफ के बाद इक्विपमेंट की वैसे भी बनने वाली है। सैलवेज को डिडक्ट नहीं किया जाता। सैलवेज तो अपने आप में एक बुक वैल्यू है। जैसे 4 साल के बाद वैल्यू कितनी है? 81,920। इसी तरह 8 साल के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000। तो सैलवेज वैल्यू इटसेल्फ इज ए बुक वैल्यू आफ्टर द सर्विस लाइफ, तो उसे डिडक्ट नहीं किया जाता, है ना। हाँ, लेकिन फिक्स परसेंटेज फैक्टर निकालने के लिए या डेप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए उसका यूज जरूर किया जाता है। क्योंकि जब भी हमें रेट निकालनी होती है ना, तो 3 फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं, V0, VS और N। तो तीनों फैक्टर्स हेल्प करते हैं हमारी रेट निकालने में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं था, है ना। PSU का क्वेश्चन है वैसे भी, गेट का होता तो दिमाग लगाते भी। PSU पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, जो बोला है वो कर देने का और आंसर आ जाएगा। तो 81,920 यूरो इज योर आंसर गाइस, ठीक है। बस इसमें सीखने का ये था कि अगर सैलवेज एडजस्ट करते तो फिर अलग से एफ निकालना पड़ता, और फिर वहां से आंसर हमारा अलग आ सकता था, ठीक है। अदरवाइज इट्स ए नॉर्मल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। गो फॉर इट।
कल से प्रैक्टिस टू परफेक्शन सीरीज का मैं पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। कल से आपको बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके क्वेश्चंस अभी तक मैंने प्रैक्टिस टू परफेक्शन में डिस्कस नहीं किए, उन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी आपको कल से मिलेंगे। ठीक है, तो कल से मैं रिवैम्प कर रहा हूँ प्रैक्टिस टू परफेक्शन सीरीज को, सो दैट आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। है ना, अभी होलिस्टिक नहीं हो पा रहा है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो मैंने अभी तक टच नहीं किए हैं, उन सारे टॉपिक्स को भी मैं टच करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 26 है कल, और 26 से चीजें काफी ज्यादा बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। अब मैथमेटिक्स मैंने अभी तक ऐड नहीं किया उसमें, तो एमएम के आपने सही याद दिलाया, मैथमेटिक्स भी ऐड करना चाहिए मुझे। मैथमेटिक्स भी तो सीखना है। बस, ठीक है, कल से तो नहीं, बट आई थिंक 28, अभी तक मैंने 3 लेक्चर्स रेडी किए हैं, 26, 27, 28, सो 29 से मैं फिर ऐड कर दूंगा मैथमेटिक्स को भी। Okay, so for asset replacement planning, what is a drawback of straight line method compared to the sinking fund method? Straight line का drawback क्या है? Straight line does not set aside cash, while sinking fund method specifically does. Requires tracking market rates. ये तो दोनों में नहीं होता. Does not accumulate funds for replacement. ये sinking fund की एक assumption है कि यहाँ पर हम depreciation इसीलिए चार्ज करते हैं क्योंकि हमें सर्विस लाइफ के बाद रिप्लेसमेंट करनी होती है। स्ट्रेट लाइन का बेसिस ये नहीं है, बट हम चाहे तो स्ट्रेट लाइन में ऐसा कर सकते हैं, बट उसका बेसिस नहीं है। सी ऑप्शन है यूजुअली रिजल्ट्स इन लोअर एनुअल डेप्रिसिएशन। ये स्ट्रेट लाइन का ड्रॉबैक नहीं है, ये सिंकिंग फंड का ड्रॉबैक है। सिंकिंग फंड के अंदर लोअर एनुअल डेप्रिसिएशन होती है, स्ट्रेट लाइन में तो ज्यादा होती है। और ऑप्शन डी है रिक्वायर्स कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। ये स्ट्रेट लाइन का ड्रॉबैक नहीं है, ये भी सिंकिंग फंड मेथड का ड्रॉबैक है कि इसमें हमें इंटरेस्ट रेट के साथ डील करना पड़ता है। सिंकिंग फंड मेथड तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है, अगेन इसे भी ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे, बट यस, जो बी ऑप्शन है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड का बेसिस नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड का सिर्फ एक ही बेसिस है, इक्वल डेप्रिसिएशन चार्जेस ईच ईयर। दैट्स द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसके बेसिस पे स्ट्रेट लाइन मेथड बना हुआ है, टिका हुआ है, इक्वल डेप्रिसिएशन चार्जेस ईच ईयर। जबकि अगर हम सिंकिंग फंड की बात करें, तो सिंकिंग फंड का बेसिस ही यही है, depreciation charges, depreciation will be charged by making equal charges each year, such that first payment being made at the end of first year. ये basis है sinking fund method का, and the charges are so collected, are accumulated in a fund which will help us to replace the equipment after the service life. तो इस बेसिस के ऊपर हम सिंकिंग फंड बनाते हैं। मैंने डेरिवेशन भी करवाई है दोनों की, और सिंकिंग फंड के डेरिवेशन में इसी बेसिस का मैंने यूज किया है। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन एक ऐसा पॉइंट है जो सिंकिंग फंड के पास है, बट स्ट्रेट लाइन के पास नहीं है। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। बट मैं आपको वैसे बता दूं कि ये जो पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड में भी ऐसा किया जा सकता है अगर हम चाहे तो। ठीक है, तो दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। गाइस आपस में बातें मत करो, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो यार, मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तुम आपस में बातें करी जा रहे हो। दैट्स नॉट अलाउड यार। यू कैन टॉक टू टीचर, बट इन द क्लास नॉट विच ईच अदर। ठीक है, चलिए। सो P2P प्रैक्टिस टू परफेक्शन सीरीज की जितनी भी शीट्स है, 25 लेक्चर्स की, अभी तक मैंने कहीं भी शेयर नहीं करी है, IOCL ड्रीम बैच के साथ भी और जो मेरे प्लस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी। कल तक
प्रैक्टिस टू परफेक्शन सीरीज के 25 लेक्चर्स की पीडीएफ आईयूसीएल ड्रीम बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिल जाएगी। ठीक है, 25 फर्स्ट से लेके 25 तक सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आईयूसीएल ड्रीम बैच के स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्शन दे दी अपनी टीम को, और टीम कल तक आपके ड्राइव लिंक में अपडेट कर देगी, और सारे 25 लेक्चर की पीडीएफ आपको कल तक मिल जाएगी। ठीक है, एप्टी की पीडीएफ में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, है ना, बीच में 3-4 दिन में नहीं था, तो ना मैं काम कर पाया, और टीम, पता नहीं क्या होता है, जब मैं होता हूँ तो काम होता है, मैं नहीं होता हूँ तो काम नहीं होता है। तो मैं नहीं था 3-4 दिन, तो टीम भी 3-4 दिन मजे में थी, तो मैंने आके देखा तो काम हुआ ही नहीं कुछ, है ना। तो एफटी का बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एफटी की भी सारी शीट्स आपको डेली बेसिस पे, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है गाइस, विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन एंड कांस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल एंड इक्विपमेंट सुटेबिलिटी इन द मैकेनिकल ऑपरेशन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन मेंटेन्स ए फिक्स्ड फ्लो रेट। कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन्स ए फिक्स्ड फ्लो रेट। कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करेगा ना, फिक्स्ड फ्लो रेट थोड़ी ना मेंटेन करेगा। नाम ही कांस्टेंट प्रेशर है ना, पहली लाइन ही गलत हो गई। वो लिखा है बाय वेरिंग प्रेशर, अरे भैया कांस्टेंट प्रेशर है, वेरिंग प्रेशर थोड़ी ना है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहली लाइन में गलत हो गया। ऑप्शन बी है कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन यूजेस अनचेंजिंग प्रेशर। अनचेंजिंग प्रेशर, इस अनचेंजिंग वर्ड की जगह कांस्टेंट वर्ड भी लिखा जा सकता था हालांकि, है ना। पीटू में मैं कुछ क्वेश्चंस मैं रेडी करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मेरी टीम रेडी करती है ना। तो जब टीम रेडी करती है तो वहां दिख जाता है कि ये अनचेंजिंग प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन यूजेस कांस्टेंट प्रेशर leading to variable rates, ideal for batch process like filter presses, leading to variable rates, ideal for batch processes like filter presses। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, और जो फिल्ट्रेट का रेट है वो वेरी करता है, ऑब्वियसली विद द टाइम डिक्रीज ही करता है ना, इंक्रीज तो क्या ही करना है उसे। while constant rate adjust the pressure for steady flow इन कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, ये बिल्कुल ठीक है। कांस्टेंट रेट के अंदर हमारा जो फिल्ट्रेट का रेट है वो कांस्टेंट बना रहता है, और उसमें प्रेशर एडजस्ट करते रहते हैं। और ये भी मैंने आपको लिखवाया था कि जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है, ये फिल्टर प्रेस में, शेल एंड लीफ फिल्टर में, इन सब में यूज होता है। जबकि जो कांस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन होता है, ये कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस फिल्ट्रेशन सिस्टम्स में यूज होता है। ये भी मैंने आपको लिखवाया था। तो इस बी ऑप्शन के अंदर ना काफी कुछ इंक्लूड हो गया है। काफी अच्छा ऑप्शन है, मतलब ये वेरी गुड ऑप्शन। इससे 2 से 3 कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज हो जाते हैं। ऑप्शन सी पर आते हैं, कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन रिक्वायर्स प्रेशर एस्केलेशन टू सस्टेन रेट। कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन रिक्वायर्स प्रेशर एस्केलेशन। प्रेशर एस्केलेशन कांस्टेंट प्रेशर में थोड़ी ना होगा, और रेट को सस्टेन करना कांस्टेंट प्रेशर का काम थोड़ी ना है, वो तो कांस्टेंट रेट का काम है। तो ये सी ऑप्शन तो ए ऑप्शन की तरह हो गया, बिल्कुल सेम है, बस लैंग्वेज चेंज है तो गलत हो गया ये, है ना। एंड ऑप्शन डी है, कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन इक्वलाइजेस रेट एंड प्रेशर थ्रू फीडबैक लूप्स। वाह क्या बात है, अनलाइक कांस्टेंट रेट ओपन लूप डिजाइन फॉर सिंपल लीफ। भाई साहब, कांस्टेंट रेट सिंपल लीफ में यूज नहीं करते वैसे भी, और कांस्टेंट प्रेशर रेट को इक्वलाइज नहीं करता है ना। तो अगेन ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है ना, जो कि है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है प्रॉपर, आप पढ़ सकते हो कि कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन में जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना, वो ड्राइव करता है फ्लो को, है ना। फिल्टर केक बिल्ड होता है, और फिल्टर केक के बिल्ड होने से, उसकी थिकनेस बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो फिल्ट्रेशन का जो रेट है ना, वो टाइम के साथ साथ कम होता रहता है। ये होता है कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन में, कि रेट टाइम के साथ साथ कम होता रहता है, क्योंकि केक बिल्ड होता रहता है। इस वजह से ये बैच ऑपरेशंस के लिए ही सुटेबल है।
जहां पर हम फिल्ट्रेशन ग्रेजुअली स्लो डाउन होती रहती है केक की थिकनेस के साथ। लेकिन कांस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता। वहां पर हम प्रेशर को वेरी करते हैं, यूजुअली इंक्रीज करते हैं, ताकि स्टडी फिल्ट्रेशन रेट हमें मिलता रहे। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन ए वेरिएबल प्रेशर डिफरेंस बट कांस्टेंट फ्लो रेट। फिटिंग कंटिन्यूअस सिस्टम जैसे कि रोटरी ड्रम फिल्टर, जहां पे रिलेटिवली स्टडी फिल्ट्रेट फ्लो हमें चाहिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, एंड दैट इज फ्रॉम द हीट ट्रांसफर। तो रोबिन एंड ऑल द स्टूडेंट्स, आप सीरीज अटेंड करते रहो, और जो भी क्वेश्चंस है उनकी जो भी लर्निंग्स मैं आपको बताता हूँ, जो भी एक्सप्लेनेशंस मैं आपको देता हूँ, वो अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहो। दैट इज द बेस्ट वे टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, अगर इस सीरीज से मैक्सिमम आप निकालना चाहते हो, तो द ओनली वे इज रेगुलर अटेंड द लेक्चर, लिसन द एक्सप्लेनेशंस एंड राइट इट डाउन इन योर नोट्स। बिकॉज अल्टीमेटली अगर कोई चीज जो हम रिवाइज करेंगे तो वो नोट्स रिवाइज करेंगे, ना कि पीडीएफ्स। तो अटेंड द रेगुलर लेक्चर, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, एंड राइट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन योर नोट्स। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो 54% बच्चों ने ही इसका आंसर सही किया है। अच्छा जी, ये भी गलत कर दिया क्या? काफी मुश्किल है क्या? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल पाइप, which statement accurately describes the conceptual implication of the critical radius of insulation when the outer radius of the insulation is less than the critical value? outer radius of the insulation is less than the critical value, अगर critical value से कम है तो क्या होगा? तो एडिंग मोर इंसुलेशन डिक्रीजेस द ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट? जी नहीं। अगर क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो इंसुलेशन ऐड करने पर तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज करेगा, हीट लॉस इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्रिटिकल पे हीट लॉस मैक्सिमम होता है। तो अगर इंसुलेशन उससे कम है तो ऐड करने से हीट लॉस बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें, एडिंग मोर इंसुलेशन लीड्स टू ए फेस चेंज इन द फ्लूइड? जी नहीं। फेस चेंज की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं करते वैसे भी, है ना। और फेस चेंज जब भी होता है तो उस केस में टेम्परेचर चेंज थोड़ी ना होता है। तो एक बहुत ही अलग डायनेमिक्स के अंदर आ गए, मतलब या तो फेस चेंज कंडेंसेशन बॉइलिंग की बातें चल रही है, जबकि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो ज्यादा इंसुलेशन ऐड करने से हीट लॉस बढ़ेगा, दैट इज ट्रू, बट उससे फेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करते हैं, द हीट ट्रांसफर रेट रिमेन्स कांस्टेंट? ऐसा भी नहीं होता। अगर आप इंसुलेशन ऐड करोगे तो हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज करेगा, एज द क्रिटिकल रेडियस बैलेंस कंडक्शन एंड कन्वेक्शन विदाउट नेट चेंज? जी नहीं, गलत है। एंड ऑप्शन डी है, एडिंग मोर इंसुलेशन इंक्रीजेस द हीट ट्रांसफर रेट? बिल्कुल सही, बिकॉज द लार्जर सरफेस एरिया enhances convective heat loss despite added resistance। बहुत बढ़िया। जब आप इंसुलेशन की थिकनेस ऐड करोगे तो गैस कंडक्शन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट इंसुलेशन की थिकनेस ऐड करने से जो आउटर एरिया है, जो सराउंडिंग के टच में है, वो बढ़ जाए। आउटर एरिया बढ़ने से कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस कम होगा। तो दो तरह के रेजिस्टेंस हीट ट्रांसफर में काम करते हैं, कन्वेक्टिव या कंडक्टिव। तो जब आप क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से पहले अगर आपकी थिकनेस है और उसमें अगर आप थिकनेस ऐड कर रहे हो, क्रिटिकल की तरफ जा रहे हो, तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बट कंडक्टिव, उल्टा बोल रहा हूं, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो रहा है बट कंडक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। बट जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का डिक्रीज है वो ज्यादा है, और कंडक्टिव रेजिस्टेंस का जो इंक्रीज है वो शुरू में कम है, क्रिटिकल तक कम होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मेरा रेजिस्टेंस होता है, थर्मल रेजिस्टेंस, वो डिक्रीज करता है, और उसके डिक्रीज करने से हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो बढ़ जाता है, क्रिटिकल तक बढ़ता है। और क्रिटिकल के बाद चीजें डिफरेंट हो जाती है। क्रिटिकल के बाद इंक्रीज इन कंडक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, डिक्रीज इन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और मेरा
सो नहीं, ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होने लगता है। तो इसी वजह से क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बाद आप हीट फ्लक्स को डिक्रीज होता हुआ देखते हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंस। सो बिल्कुल गाइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, है ना। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस गाइस। इसमें मैंने 9 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल या परसों वाले लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा अलग से। ठीक है, सो दैट्स ऑल, माय 25 लेक्चर्स आर कंप्लीटेड एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर्स गाइस। बाकी गेट के सब्सक्रिप्शंस आप सबको पता ही है, जब भी आपको लेने हैं अंकुर 073 के साथ लेने हैं, तो आप अपने क्लासमेट्स को, सीनियर्स को, जूनियर्स को जरूर बताओ इन सब्सक्रिप्शंस के बारे में, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। टाइम बहुत क्रिटिकल है ना। अगर सही टाइम पे अगर हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, राइट मेंटोर के गाइडेंस में स्टार्ट कर देंगे, तो वो हमें जल्दी सक्सेस दिलवा सकता है। कई बार बच्चे बहुत जगह धक्के खा के, अपना दिमाग लगा के, टाइम वेस्ट करके फिर तैयारी स्टार्ट करते हैं। बट अगर उन्हें पहले ही पता लग जाए कि हाँ, ऐसे ऐसे अन अकेडमी है, अंकुर सर है, वो पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट्स लेते हैं और सिलेक्शंस लेने में हेल्प करते हैं, तो काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है वो मुझे बताते हैं कि उसने हमें बताया था आपसे फॉलो करने के लिए। तो आप भी वो गाइडिंग लाइट बनो किसी की लाइफ में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मस्ट शेयर with your friends, seniors, juniors about the Unacademy, about me, about the subjects that I teach, and share my number with them, share my contact with them so that they can start their journey in my guidance. ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस। मैं कल मिलता हूँ आपके साथ सेम टाइम पे 9:15, सेम प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी स्पेशल क्लास। ठीक है, और कल मिलके हम लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। एक होल सेट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने रेडी किया आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट्स के मैंने रेडी किए हैं और जो दूसरे सब्जेक्ट्स है वो मैंने टीम से रेडी करवाए हैं। देखते हैं टीम ने क्या रेडी किया है, सीआरई के लिए, थर्मो के लिए, एफएम के लिए, है ना। मेरे लिए भी नया होगा, है ना। एक्सप्लेनेशन तो मैं ज्यादा नहीं दे पाऊंगा उनकी, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट मैंने वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसीलिए रखे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एटलीस्ट, है ना। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं भी किया मैंने, तो भी आपकी तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी ना। और एक्सप्लेनेशंस तो उसमें रहेगी ही, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी उन एक्सप्लेनेशन से भी। ठीक है, तो सी यू टुमारो। कल मिलते हैं लेक्चर नंबर 26 के साथ। आई एम ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड टू सी दैट फाइल, है ना। काफी क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे रहेंगे, क्या लेवल रहेगा, अभी तक का जो लेवल चल रहा है उससे डाउन रहेगा कि अप रहेगा कि कैसा रहेगा। लेट्स सी टुमारो, कल अनरिवेल होगा सब कुछ। ओके, तो बाय बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत।